चलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जो हमारा सबसे पहला यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पहला यूनिट होना चाहिए जब भी हम मर्केंटाइल लॉ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला यूनिट हम लोग यही पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा, है ना। हमारा जो यूनिट है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, स्टार्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक्ट का मतलब क्या। एक्ट का मतलब एक्शंस ऑफ सोसाइटी, एक्शंस ऑफ सोसाइटी। कौन डिसाइड कर रहा है यहां पर? जल्दी बोलेंगे, लेजिस्लेचर। कौन डिसाइड कर रहा है? लेजिस्लेचर, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और कोई भी एक्ट पास होने के पहले क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस बारे में। बिल कहते हैं उसे। और जब वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है, इनैक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चलिए बोलेंगे, इनैक्टमेंट्स। पार्लियामेंट के थ्रू कोई भी जब बिल कानून का रूप लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनैक्टमेंट्स। आप एक्ट को कभी कभी लॉ भी कहते हैं। लॉ का भी बेसिक मीनिंग होता है जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल, तो लोगों के जनरल बिहेवियर को डिसाइड करना कोई भी कानून को पास करके। ठीक है। अब ये एक्ट पास कब हुआ, पहले तो मैं ये बता दूं छोटी सी बेसिक इसकी जो इंफॉर्मेशन है। ये हुआ जी पास 1 सितंबर, है ना, 1872। 1 सितंबर 1872 बाय द ब्रिटिशर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट, है ना, बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिशर्स in the Indian Parliament, in the Indian Parliament। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पास किया इंडियन पार्लियामेंट में, इसलिए तो इसे क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि अगर हम अपने लिए ही, अपने देश के लिए कोई कानून पास करेंगे तो थोड़ा उसके नाम में इंडियन लगाते हैं, क्योंकि तुम्हें बाय डिफॉल्ट पता है हम इंडियन जीएसटी थोड़ी ना कहते, जीएसटी एक्ट हमने पास किया। ठीक है, क्लियर है? ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है बच्चों, है ना। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, कंसोलिडेट एक्ट है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स इन्वॉल्व थे शुरू में, फिर उनको बाद में सेपरेट बाइफिकेट करके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में तब्दील कर दिया गया, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग ग्रुप में आगे जाके। नाम ले लेता हूं मैं आपके सामने। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। पार्टनरशिप एक्ट, है ना, गारंटी, लॉ ऑफ गारंटी, है ना, इंडेमनिटी। क्लियर है? ये हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे, डिवाइड किया गया उसके प्रैक्टिकल सेपरेट एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जब भी कोई कानून पास होता है उसकी एप्लीकेबिलिटी काय में लिखी होती है? सेक्शन 1, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब तो वो नहीं, अब तो पूरे इंडिया में हर लॉ एप्लीकेबल होगा जब से इरेडिकेशन हुआ है आर्टिकल 370 का। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये एक्ट क्यों पास किया गया? पहली बात तो ये बता दूं, ये जो एक्ट है इसको आप एक कमर्शियल एक्ट भी कह सकते हो, कमर्शियल एक्ट, बिकॉज this act is basically applicable to the commercial activities। इसको यानी बिजनेसेस पे एप्लीकेबल है, बिजनेस बिहेवियर, बिजनेस बिहेवियर। ठीक है। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, बहुत फैमिलियर वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो मैं इसको चालू करने से पहले छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए, ये कुछ देख रहे हैं आप सामने,
है ना। क्या है ये, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पेंडू, और ये छोटू। ठीक है, ये दोनों आप समझना, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पर अपने को मजा आएगा पढ़ने में। ओके, ये दोनों के एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। फॉर एग्जांपल, पेंडू ने ऑफर किया किसको, छोटू को, कि क्या आप मुझसे मेरे बनाना खरीदेंगे। किसने ऑफर किया, पेंडू ने। किया कि नहीं किया। अब ध्यान देना, तो जिसने ऑफर किया उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफरर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफरर, वन हु ऑफर्स एनीथिंग। और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, अभी किया नहीं है, करने वाला है, करने के पहले और एक्सेप्ट करने के पहले, उसको हम कहते हैं ऑफरी। तो पेंडू ने छोटू से क्या पूछा कि भाई क्या तू मेरे बनाना को खरीदेगा, 50 रुपए दर्जन। क्या बोला, 50 रुपए दर्जन। मनी भी इन्वॉल्व हो गया, प्राइस भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, प्राइस भी इन्वॉल्व हो गया। तो छोटू ने बोला, ध्यान देना, छोटू ने बोला हां मैं खरीदूंगा, आई विल, या आई एम गोइंग टू परचेज। तो अगर पेंडू का दिया हुआ ऑफर छोटू एक्सेप्ट कर लेता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज बोल, पेंडू का दिया हुआ एक लॉफुल ऑफर, लॉफुल ही है, बनाना बेचना तो लॉफुल ही है, अगर छोटू एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट। जो नॉर्मली एक आम आदमी के बीच में रोज होता है किसी ना किसी से, हम किसी ना किसी के ऑफर को रोज एक्सेप्ट करते हैं। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, ध्यान देना। तो पेंडू के ऑफर को छोटू ने एक्सेप्ट किया, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि एक बनाना बेच रहा है, दूसरा बनाना खरीद रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, ध्यान दो, एवरी एग्रीमेंट, ध्यान देना, हर वो एग्रीमेंट यानी हर वो ऑफर और एक्सेप्टेंस, सही है ना, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, किया कि नहीं किया। किसने ऑफर किया, पेंडू ने। किसने एक्सेप्ट किया, छोटू ने। हर वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या हर वो एग्रीमेंट, ध्यान देना, जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, मैं एनफोर्सिएबल की मीनिंग यहां बता दे रहा हूं आपको, परमिसिबल बाय लॉ, यानी हर वो चीज जो कानून के द्वारा परमिसिबल है, अलाउ है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले किसी भी चीज को पहले क्या बनना पड़ेगा, एग्रीमेंट, यानी हर ऑफर को पहले क्या होना पड़ेगा, एक्सेप्ट, और वो हर एग्रीमेंट क्या होना, जल्दी बोलो, परमिसिबल बाय लॉ, मतलब लॉफुल एक्टिविटी होना। क्या होना, लॉफुल एक्टिविटी, यानी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी परमिशन कानून में नहीं है, जिसका लेन देन कानून में जिसकी इजाजत नहीं है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते। मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ए ने बी को ऑफर किया कि क्या तुम मुझसे मेरी कार खरीदोगे, और ये कार स्टोलन है, चोरी की है, स्टोलन है, ध्यान देना। अब बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो उनके बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट बना। क्या हुआ, एक एग्रीमेंट बना। अब मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्या चोरी की चीजों का बेचना या लेन देन अलाउ है कानून में, नहीं सर। तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट रह जाएगा। और कौन सा एग्रीमेंट है, चोरी की चीज बेच रहा है, कौन सा, जल्दी बोलो, अनलॉफुल, अनलॉफुल एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है, अनलॉफुल, क्योंकि चोरी के सामान को बेचना खरीदना एनफोर्सेबल, परमिसेबल बाय लॉ नहीं, सो इट जस्ट रिमेन एन एग्रीमेंट, नेवर बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्यों, क्योंकि अगर बी के साथ कुछ गलत भी हुआ है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर, या मान लो बी ने आधे ही पैसे पे किया, हाफ ऑफ मनी कार के, ए को, ए कोर्ट जा सकता है क्या, अपना हक मांगने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि चोरी की कार थी। तो ऐसी एक्टिविटीज जो परमिसेबल नहीं है लॉ के द्वारा, आप वहां अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते। तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा
है ना, जहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस मतलब जिस चीज को ऑफर दिया जा रहा है और जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्या होना चाहिए, लॉफुल। क्या होना चाहिए, लॉफुल। ये एक एग्जांपल हुआ अनलॉफुल, छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक मान लो एक बंदा है सुनील, है ना, उसने अनिल को बोला, उसका फ्रेंड है सुनील, अनिल को बोला यार कल हम एक मूवी चले, ऑफर दिया उसने। अनिल ने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट, कि हाँ भाई हम मूवी चलेंगे। उनके बीच में क्या बन गया, एक एग्रीमेंट। अब अगले दिन सुनील बोलता है यार कैंसिल कर देते हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी वजह से नहीं जा सकता। तो क्या अनिल उसको कोर्ट ले जाएगा इस चीज के लिए कि यार तेरी वजह से मेरे दूसरे प्लान कैंसिल हो गए, है ना, तूने वादा तोड़ा, तूने एग्रीमेंट को तोड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये लॉफुल एक्टिविटी नहीं थी। लॉफुल मतलब मैं समझा रहा हूँ, क्या ये किसी प्रकार का कमर्शियल लेन देन था, कमर्शियल ट्रांजेक्शन था, या एक प्रकार का सोशल रिलेशन था ना? क्योंकि सोसाइटी में ऐसे ऑफर एक्सेप्टेंस रोजमर्रा में होते रहते हैं, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। तो इसको हम बोलेंगे, ध्यान देना, सोशल एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, सोशल एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे ऑफर एक्सेप्टेंस, ध्यान देना हिंदी में लिख लेना, जो रोजमर्रा में लोगों के बीच में होते हैं। अब मैं अपनी वाइफ को रोज वादा करता हूं कि मैं आपको शाम को घूमने ले जाऊंगा, वो उस ऑफर को रोज एक्सेप्ट करती है। अच्छा, हमारे बीच में जो रोज एग्रीमेंट होता है, मैं रोज उस वादे को तोड़ता हूं, तो क्या वो रोज मुझे कोर्ट ले जाएगी? सोशल एग्रीमेंट है ना, प्यार मोहब्बत में हो रहा है, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट भी होते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेंगे जब तक कि वो परमिसिबल बाय लॉ ना हो। सो हर वो एग्रीमेंट, हर वो ऑफर एक्सेप्टेंस तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो अलाउ बाय द लॉ हो। ऐसी एक्टिविटी जो कानून में जिसकी इजाजत है। तो ऊपर अगर आप देखें पेंडू और छोटू में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करो ले सकता है, क्योंकि आप बनाना किसी को भी बेच सकते हो। बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको, है ना? इतना समझा कि आपको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो मैंने इस पर एक अपना एक परसेप्शन बनाया छोटा सा, कि मेरी एक दुनिया है ना, जिस दुनिया का नाम मैंने लिखा हूं मर्केंटाइल लॉ। दुनिया का नाम क्या लिखा हूं मैंने, मर्केंटाइल लॉ। ध्यान देना, अब दुनिया बसाने के लिए आपको मर्द और औरत की जरूरत पड़ती है, उसके बिना तो दुनिया चलेगी नहीं। एक आदमी चाहिए, एक औरत चाहिए। तो मैंने मैंने क्रिएट किया ना इस दुनिया को, तो मैंने मर्द के नाम पर क्रिएट किया ऑफर को। अब आदमी अकेले तो दुनिया को चला नहीं सकता, औरत एक्सेप्टेंस। अब ये जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे तभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी, तभी तो यूनिवर्स आगे बढ़ेगा। ये दोनों मिले तो कौन पैदा हुआ, एग्रीमेंट। ये दोनों मिले तो कौन पैदा हुआ, एग्रीमेंट। कौन पैदा हुआ, एग्रीमेंट। तो ये हो गया नर, ये हो गई मादा। और ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट पैदा नहीं होगा। तो सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस का मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बीच में कंसेंट भी होनी चाहिए, रजामंदी। अब मैंने बोला कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, आपने मना कर दिया, तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया, तो वो एग्रीमेंट बन नहीं सकता। अगर वही छोटू बोलता मेरे को तेरे केले नहीं खरीदना, तो फिर ऑफर कभी एक्सेप्ट ही नहीं होता, तो एग्रीमेंट बनता ही नहीं। तो उनका जो बच्चा है उसका नाम क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तभी पैदा होगा, एग्रीमेंट इनका स्पाइसेस है, स्पीस है इनका, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलेंगे, नर और मादा मिलेंगे। बराबर है कि नहीं बराबर? अब ध्यान देना, अब एग्रीमेंट अड़ गया। एग्रीमेंट बोला अपने पेरेंट्स को कि यार आप लोग मेरे को तय करो कि मैं हूं क्या। क्योंकि जब मैं कोई गलत काम करता हूं तो मोहल्ले के लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा नाम इलीगल है, मुझे लोग इलीगल बुलाते हैं या अनलॉफुल बुलाते हैं। जब मैं सोसाइटी में, मोहल्ले में निकलता हूं तो लोग मुझे सोशल कहते हैं, दोस्तों यारों से मिलता हूं। जब मैं कोई पॉलिटिकल बातें करता हूँ, जो पॉलिटिकल वादे करते हैं नेता, आपने देखा होगा, पॉलिटिकल ऑफर, फिर उसको एक्सेप्ट, कहाँ आप उसको जाके एनफोर्स करते हो कोर्ट में, वो तो बड़ी बड़ी बात होती है, तो लोग मुझे पॉलिटिकल एग्रीमेंट कहते हैं। अलग अलग मेरे नाम रख दिए गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं करूँ तो करूँ क्या? और मुझे भी, मेरे को मैं ऐसा, ऐसी लड़की से शादी करूंगा, है ना, ऐसा बच्चा पैदा करूंगा मैं, जिसको सब एक ही नाम से एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो अपने बच्चे का नाम कॉन्ट्रैक्ट ही रखूंगा, एग्रीमेंट ने तय कर लिया।
तो उनके माँ बाप ने बोले बेटा उसके लिए तेरे को ऐसी लड़की से शादी करना होगा जिसका नाम हो एनफोर्सेबिलिटी। इसका नाम क्या है? एनफोर्सेबिलिटी। इस नाम की लड़की जब मिलेगी तभी जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम तो क्या रख पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या रख पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और तभी ये जनरेशन आगे बढ़ेगी। ये एग्रीमेंट के सामने शर्त रख दिया किसने? ऑफर ने और एक्सेप्टेंस। यानी एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट को पैदा कर पाएगा जब वो किससे शादी करेगा? उसकी वाइफ का नाम क्या होगा? एनफोर्सिबिलिटी। क्या होगा? एनफोर्सिबिलिटी। नहीं तो लोग, ध्यान देना, नहीं तो लोग उसके बच्चे को भी क्या बोलेंगे? ए इलीगल, ए सोशल, ए पॉलिटिकल, ए डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर जो एग्रीमेंट्स होते हैं भाई बहनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। जब मैंने आपको अपनी वाइफ से अपने एग्रीमेंट के बारे में बताया, तो रोजमर्रा के ऑफर एक्सेप्टेंस होते हैं, बट हर चीज पे हम कोर्ट तो नहीं जाते। ठीक है? एक और चीज ध्यान रखना, और शादी करेगा ना जब एनफोर्सेबिलिटी से, तो राइटिंग में करना, लिखित में, क्योंकि ऐसी ही चीजें एनफोर्सेबल होती हैं जो राइटिंग में, है ना? क्योंकि ये जो नीचे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये जो एग्जांपल दिया सुनील, अनिल, है ना, स्टोलन वाला, ये राइटिंग में थोड़ी ना था, ये तो ओरल थे। चोरी वाला राइटिंग में हो नहीं सकता, होगा भी तो अनलॉफुल है, गलत है, वो जाएगा ही नहीं। और ये तो ओरल होता है रोजमर्रा के जो हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट जो राइटिंग में है और परमिसिबल बाय लॉ है, वही कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। तेरे बच्चा तभी कॉन्ट्रैक्ट और नाम के बच्चे को तो पैदा कर पाएगा जब तू उस लड़की से शादी करेगा जो परमिसिबल बाय लॉ है। और शादी काय में होना? राइटिंग में। काय में होना? राइटिंग में। समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? पक्का समझ में आया? अगर ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मैं क्या बोल सकता हूं अगर मैं एक फंडे पे जाऊं? बताओ मुझे। एवरी एग्रीमेंट, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट ही बनेगा, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही है कि नहीं? सही है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स, अभी हमने देखे कितने प्रकार के एग्रीमेंट्स थे, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हर प्रकार का ऑफर एक्सेप्टेंस कानून में परमिसिबल नहीं है। कुछ इलीगल होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, कुछ डोमेस्टिक, कुछ घर की बात हो, वो घर भी रखना चाहिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। क्लियर है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वॉज एग्रीमेंट या वर एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट रहता है, नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उसका ध्यान देना, क्रिएटर है और कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या है? क्रिएशन। Why all agreements are not contract? Because every agreement is not enforceable by law and not allowed by the law, both of law. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये छोटा सा मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की, इसके एग्जांपल हमने दिए, है ना? अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, है ना, इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट परमिसिबल बाय लॉ, सो इट नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। भले राइटिंग में भी हो तो वो लॉ नहीं बनेगा। अरे चोरी की कार तो मैंने राइटिंग में बेचा, तो क्या हुआ? परमिसिबल थोड़ी ना चोरी की कार को बेचना खरीदना। क्लियर है? इतना अगर आपको क्लियर हो गया है इसमें, ये बेसिक है, तो फिर मेरा पढ़ाना आसान हो जाएगा, फिर मेरा पढ़ाना आसान हो जाएगा। और मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया हूं मैंने आपको। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर खेल खत्म, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना? और फिर अपन इसको 8 to 10 डेज में इस लॉ को खत्म कर देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है? बेसिक तरीके से, मतलब उनके लिए जिनकी नवंबर में एग्जाम है, बाकी लोग आराम से पढ़े इसको, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय, टेक केयर। बताना मुझे कैसा लगा पढ़ने के बाद।